अनदर एपिसोड ऑफ हेल्थ टॉक। वेरिगोज वेन। बदलते लाइफस्टाइल के साथ हर बीतते दिन वेरिगोज वेन की प्रॉब्लम हमें कहीं ना कहीं सुनाई ज़रूर देती है। इसीलिए आज हम आए हैं एवीएस हॉस्पिटल, जहां हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वप्नाली पवनेकर, जिनसे हम जानेंगे वेरिगोज वेन होता क्या है, क्या इसके कॉजेज़ हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं हम मैम से वेरिगोज वेन के बारे में। हेलो मैम, वेलकम टू इंदौर टॉक। नमस्ते इंदौर, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्नाली है। मैं जनरल सर्जन और वेरिकोज वेन स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ एमिनेट हॉस्पिटल इंदौर में। तो मैम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि वेरिगोज वेन होता क्या है और इसके कॉजेज़ क्या हैं। देखिए, ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड लेके जाती है उसको हम आर्टरी कहते हैं, और बॉडी से जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती है उसको हम वेंस कहते हैं। तो वेंस को हम हिंदी में शिरा कहते हैं। तो जो शिरा होती है उसकी मोटाई बढ़ जाती है, जिसके कारण जो वो ब्लड ऊपर लेके जा रही थी वो वापस नीचे आने लगता है। इसको हम वेरिकोज वेन बोलते हैं। तो मैम वेरिगोज वेन, क्योंकि अब हर हाउस होल्ड में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुनने में आ ही जाता है कि वेरिगोज वेन की प्रॉब्लम हुई है, तो क्या इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे किसी को पता लगेगा कि उनको वेरिगोज वेन की दिक्कत है। जब भी हम सिम्टम्स को देखते हैं, हम CAP क्लासिफिकेशन के हिसाब से अपने आप को डायग्नोज कर सकते हैं कि हम कौन सी स्टेज पे हैं और हमें क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है CAP क्लासिफिकेशन। जैसे पहले स्टेज में हमको स्पाइडर वेन्स दिखती है। इसको स्पाइडर वेन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है ये मकड़ी के जाले जैसी दिखती हैं। दूसरी स्टेज में जो है हमको मोटी वेन्स दिखती है जो कि वर्म लाइक स्ट्रक्चर होती है। तीसरी स्टेज में हमको सूजन और दर्द हो सकता है। तो ये हमारे सिम्टम्स हो गए। फोर्थ स्टेज में स्किन चेंजेस, जैसे कि लालपन आना पैरों में, और पैरों में कालापन भी आता है उसके बाद में। फिफ्थ स्टेज में क्या होता है कि हमें घाव बनने लग जाते हैं, जिसको हम अल्सरेशन कहते हैं, और लंबे समय तक घाव बने रहते हैं जो कि कैंसर में भी तब्दील हो सकते हैं। उसको हम नॉन हीलिंग अल्सर्स कहते हैं। ये स्टेज 6 होती है। तो जो घाव होते हैं वो भी एक तरीके से वेरिकोज वेन का सिम्टम हो सकता है, पैरों का घाव। मैम जैसे अभी आपने सिम्टम्स में बात करी कि पेन होता है या सूजन आने लगती है, तो ये किस तरीके का पेन होता है और पैरों में कहाँ होता है ये पेन। पैरों में जो है पीछे की तरफ में, जो हम काफ रीजन बोलते हैं, पैरों के पीछे का मस्कुलर पेन होता है। जॉइंट पेन को हम लोग इसमें कंसिडर नहीं करते। जो मस्कुलर पेन होता है उसको हम लोग वेरिकोज वेन में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके साथ में किस तरीके का पेन होता है, हमें ड्रैगिंग, हमें खिंचावट वाला पेन होता है। लंबे समय तक मरीज़ अगर खड़ा रहता है या ज़्यादा चलता है या ज़्यादा बैठा रहता है, उस समय में पैरों में खिंचावट होना, ये सिम्टम हो सकता है वेरिकोज वेन का। एक तरीके से कहेंगे कि आजकल ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन चुका है, जी। क्योंकि हर किसी को 6 से 8 घंटे बैठ के काम करना है। तो मैम इसके और कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। यूजुअली कोई कॉजेज़ नहीं होते हैं वेरिकोज वेन की। इट्स अ जेनेटिक कंडीशन। ये किसी कोई परिवार में होता है, नहीं भी होता है तो लंबे समय तक खड़े होने से भी हो जाता है, या जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है जहाँ एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, या एब्डोमिनल सर्जरीज़ के बाद भी ये बहुत कॉमन चीज़ है। ये मैक्सिमम लोगों में आपको मिल ही जाएगी, छोटे या बड़े लेवल पे। मैम जैसे बात करें तो कहते हैं कि ओबेसिटी जो है वो हर बीमारी की जड़ माना जाता है जी। तो वेरिगोज वेन में ओबेसिटी का क्या रिलेशन है, और अगर कोई पेशेंट डायग्नोज होने के बाद चाहे कि वो वेट लूज़ कर ले, तो उसके बाद भी क्या वेरिगोज वेन में क्योर करने में सहायता होती है। जी। अब जो है मोटापे से ऐसा कुछ खास रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन फिर भी देखा गया है जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है, 30 to 40% उनमें चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं वेरिकोज वेन होने के। लेकिन ये एक तरीके का स्ट्रक्चरल डैमेज है। स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है, अब आप वेट लूज़ भी करेंगे तो जो स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है उसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है वेट लॉस के द्वारा। लेकिन आगे केस में जब आपका ट्रीटमेंट हो जाता है तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप वेट लूज़ कर ले तो ये आपको दोबारा होने की संभावना कम कर देता है। मैम आपने बताया कि इनिशियल स्टेजेस में स्पाइडर वेन्स दिखने लगते हैं, तो ये फंक्शनल डिसऑर्डर अगर वेन्स का है तो फिर स्किन पे चेंजेस क्यों दिख रहे हैं। देखिए, पैरों में 2 टाइप की वेन्स होती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो जो एक्सटर्नल वेन होती है उसमें वेरिकोज वेन होता है, और ये स्किन के जस्ट नीचे होती है। तो यहाँ पे जब भी प्रेशर बढ़ता है और ये डायलेट होती है, इनके मतलब डायमीटर बढ़ता है, तभी स्किन के नीचे दिखने लग जाती है। नॉर्मल इंसानों में हमें, जिनको वेरिकोज वेन नहीं है, उनको ये वेन्स नहीं दिखेगी क्योंकि उसका डायमीटर छोटा है, उसमें कोई डिसीज़ नहीं हुई है। जैसे ये डिसीज़ होती है ये डायलेट हो जाती है और स्किन के नीचे शो होने लग जाती है। अब मैम हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि क्या ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल डिसऑर्डर है अगर ट्रीटमेंट के बाद, और कम्प्लीटली क्योरेबल है। जी, जो हम लोग यहाँ पे एविस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं, हम लेज़र वेरिकोज वेन की सर्जरी करते हैं। तो हम लोग इसके स्ट्रक्चरल डैमेज को
क्योर करते हैं। तो ये पूरी तरीके से रिवर्सिबल है। ये यहाँ पे इस तरीके से नहीं कि पूरी तरीके से वापस चला जाएगा, ये वहाँ पे स्टेज को रोक देता है और जो चीज़ प्रोग्रेशन हो चुका है, जिस हद तक हो चुका है, उसको धीरे धीरे वो पीछे लेके आता है। जब भी हम लेज़र वेरिकोज वेन की सर्जरी करते हैं तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण सूजन दर्द चला जाता है पेशेंट का, जो पैरों की ब्लैकनिंग है वो धीरे धीरे जाती है और पेशेंट एक जो नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस आ सकता है। उसका जो पेन है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मैम जैसे आपने पेन को यहाँ पे डिफ़ाइन किया किस तरीके का होता है, तो अब जैसे लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो रही है सबकी, तो जनरली हम टीनेजर्स से देखने लगते हैं कि बैक पेन या काफ में पेन बहुत नॉर्मल चीज़ हो गया है। तो कैसे कोई आइडेंटिफाई करेगा कि ये वेरिकोज वेन का वैसा ही पेन है या फिर नॉर्मल रूटीन वाला पेन है? वेरिकोज वेन का पेन जो होता है वो पैरों में होता है, कमर में नहीं होता है यूजुअली। पैरों में जो होता है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, मांसपेशियों में होता है पीछे पैरों के। ओके, फिर उसके बाद स्टेजेस होती है जिसमें वेन्स दिखने लगती है, पैरों में कालापन आने लगता है, सूजन दर्द होता है और घाव भी बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों में हम लोग डायबिटिक अल्सर करके इसको छोड़ देते हैं कि पेशेंट डायबिटिक है तो अपने आप अल्सर होता जा रहा है उसको। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को वेरिकोज वेन के कारण भी, डायबिटीज़ होते हुए भी वेरिकोज वेन अल्सर हो सकते हैं। तो एक बार बेटर टू स्क्रीन इट। तो मैम आपने लेज़र प्रोसीजर की बात करी, तो आप हमें इसके प्रोसीजर को थोड़ा और डिफ़ाइन करिए हमारी ऑडियंस के लिए, एंड इसके और एडवांटेजेस बताइए। ओके, जो हम यहाँ पे वेरिकोज वेन की सर्जरी करते हैं, लेज़र वेरिकोज वेन की सर्जरी करते हैं। ओके, हम बिल्कुल सुई के छेद जितना हम लोग वायर डालते हैं वेन में और उसको हम एब्लेट कर देते हैं। हम उस वेन को बंद करते जाते हैं, जिसके कारण जो प्रेशर है वो वहाँ पे ख़त्म होता जाता है। ठीक है, ये पेनलेस प्रोसीजर है, पेशेंट को पेन नहीं लगता है, टाका नहीं लगता है और आगे जो है पेनलेस प्रोसीजर है ये। मैम आपने ये जो लेज़र प्रोसीजर को भी डिफ़ाइन किया, तो इसका क्या डाउन टाइम है और कितना रिकवरी टाइम लगता है? देखिए, हम लोग पेशेंट को यूजुअली एक ही दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं। ये एक पैर के लिए अराउंड 30 मिनट्स का प्रोसीजर है, पेनलेस प्रोसीजर है, टाका नहीं लगता, चीरा नहीं लगता, दर्द नहीं होता है। ठीक है, आफ्टर सर्जरी हम लोग उसको एक प्रॉपर बैंडेज बांधते हैं और 2 आवर्स के बाद पेशेंट वॉक कर सकता है। अपना नॉर्मल जो काम है, वॉशरूम यूज़ करना, थोड़ा बहुत चलना, ये सब कर सकता है। पेशेंट को बेड रेस्ट की यूजुअली ज़रूरत नहीं होती। अब आप पूछेंगे कि इफ़ेक्ट कितने जल्दी दिखता है? ऑन द डे ऑफ सर्जरी ही आपको इफ़ेक्ट दिख जाता है कि हमारा वेरिकोज वेन जो है काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। जो हम बैंडेज बांध के रखते हैं उससे थोड़ा और स्वेलिंग और पेन भी रिड्यूस होता जाता है। तो अराउंड 10 डेज़ में आप सोच लीजिए कि आपको ऑलमोस्ट इफ़ेक्ट दिख जाएगा पूरी तरीके से। मैम जनरली इस तरीके के जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें और भी कुछ चीज़ों का प्रिकॉशन लेने का कहा जाता है, या डाइट को रिलेटेड है या कुछ ऐसी चीज़ें, तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ होता है? जी देखिए, डाइट में तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये खाना चाहिए या ये नहीं खाना चाहिए। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमें अपना वेट नहीं बढ़ाना है, स्पेशली एब्डोमिनल एरिया में जहाँ पे हमारा प्रेशर बढ़ता है। एब्डोमिनल जिनको ओबेसिटीज़ होती है उनको ये ज़्यादा कॉमन होता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स को तो होता ही है, उनको हम ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी फिर जो है ज़्यादा हैवी वेट नहीं लिफ्ट करना होता है ताकि ये रिकरेंस के चांसेस, दोबारा होने के चांसेस हमें कम हो। तीसरी चीज़ होती है कि जो स्टेजेस होते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहली दूसरी स्टेजेस बताई, तो पहली दूसरी स्टेजेस में हम लोग यूजुअली सर्जरी रिकमेंड नहीं करते हैं। इसमें हम लोग स्टॉकिंग और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए कहते हैं। स्टॉकिंग जो होती है एक तरीके का मोजा होती है जो कि ब्लड को ऊपर जाने के लिए डायरेक्ट करती है। तो थोड़ा बहुत इट्स लाइक अ स्पीड ब्रेकर, ये थोड़ा बहुत आपको सिम्टोमेटिक रिलीव करेगा। लेकिन जैसे 3rd-4th स्टेज पे आती है तो पेशेंट को सिम्टोमेटिक चीज़ें आने लगती है, क्योंकि जो स्टॉकिंग है और जो मेडिकल ट्रीटमेंट है ये पूरी तरीके से सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है। ये जो स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है इसको नहीं क्योर कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमें सर्जरी की नीड होती ही है। तो मैम आपने सर्जरी के बारे में बताया, तो इंडिया में जनरली हम देखते हैं सर्जरी और लेज़र प्रोसीजर्स को लेके बहुत मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में, तो आप उनको क्या कहेंगे कि ये कितना सही है, या वो लोग जनरली नेचुरल रेमेडीज़ पर डिपेंड हो जाते हैं? तो क्या वेरिकोज वेन में नेचुरल रेमेडीज़ हेल्पफुल हैं? देखिए, काफ़ी सारे आपको एडवर्टाइजमेंट्स देखने मिलेंगे कि ऑयल है, कुछ एक्सरसाइजेज है और इन सब से क्योर हो सकता है, या मेडिकेशन से। ये सब चीज़ें सिर्फ आपको सिम्टोमेटिक, मतलब कि आपको अगर पेन हो रहा है तो ये एक तरीके से सिर्फ एक टाइम तक आपको एक सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकती है, आपकी चीज़ को क्योर नहीं कर सकती है। ये एक सर्जिकल ही वो है, स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है तो सर्जिकल प्रोसीजर ही इसकी नीड है। मैम आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि एवीएस हॉस्पिटल कैसे उनके लिए हेल्पफुल है ट्रीटिंग द वेरिकोज वेन? इंदौर के लोगों को मैं यही बताना चाहूँगी कि जो एविस हॉस्पिटल है ये फुल्ली डेडिकेटेड हॉस्पिटल है वेरिकोज वेन के लिए,
ऑल ओवर इंडिया हमारी ब्रांचेस है 20+, और हम लोग 16,000 अराउंड केसेस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इतना डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो सिर्फ वेरिकोज वेन के लिए ही है और दूसरा इंडिया में नहीं है। EVRF प्रोसीजर जो है सिर्फ एविस हॉस्पिटल ही प्रोवाइड कर रहा है, एमिनेंट हॉस्पिटल इंदौर में। मैम देखें तो कहीं ना कहीं इसकी अवेयरनेस अभी बहुत कम है वेरिगोज वेन से रिलेटेड। तो लोगों को लगता है कि अगर ये कोई स्किन रैश हो गया है या ज़्यादा चलने की वजह से दर्द हो गया है ऐसा कुछ, तो अगर क्या इसके रेपरकशंस हैं अगर इसको हम अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, तो क्या इसके रेपरकशंस हैं? देखिए, मैक्सिमम लोगों को जब स्किन पे कुछ चेंजेस आते हैं तो सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो लोग सुपरफिशियल ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। उनको आइडिया नहीं होता है कि हमारा जो है वेन्स का भी इशू हो सकता है। तो हम लोग यही अवेयरनेस देना चाहते हैं कि हम लोग जो है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ये सुपरफिशियल चीज़ों से नहीं ठीक होगा। और कुछ लोगों को लगता है कि ओके, ये हमने ट्रीट नहीं भी किया तो मुझे इतना बड़ा इशू तो हो नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो नहीं रही है, तो मुझे ट्रीटमेंट की कोई नीड ऐसी है नहीं। लेकिन क्या होता है कि वेन का डायमीटर बड़ा होने से ब्लड दोबारा नीचे आता रहता है, जिसके कारण अपने आप थक्के बनने लग जाते हैं खून के। ये थक्के कहीं पे भी जाके डीप वेन में जा सकते हैं, जिससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है, या तो हार्ट में जा के कार्डियक अरेस्ट भी करवा सकते हैं। तो इट इज़ मोर और लेस ऑफ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारी ऑडियंस को वेरिगोज वेन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ अच्छे से डिटेल में दी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इंदौर। तो अभी आपने जाना वेरिगोज वेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब अगर आप अपने आसपास खुद में या अपने किसी फैमिली फ्रेंड्स में ऐसे कोई सिम्टम्स देखते हैं, तो इट्स योर टाइम टू कंसल्ट योर डॉक्टर। ऑल्सो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरिगोज वेन, AVS हॉस्पिटल कैन बी अ परफेक्ट प्लेस। साथ ही साथ आपको वेरिगोज वेन के डायग्नोसिस के लिए AVS हॉस्पिटल द्वारा एमिनेंट हॉस्पिटल इंदौर में इसकी फ्री कलर डॉपलर स्कैनिंग भी अवेलेबल है।